we are going to explain first chapter of economics class 10. The name of the chapter is development, and the topic is how to compare different countries or states. इकोनॉमिक्स चूंकि इकोनॉमी को ही लेकर के चलता है, वेल्थ इकोनॉमिक्स के मूल में है, इनकम इकोनॉमिक्स के अध्ययन का मूल विषय वस्तु है, और इस कारण से हम लोग इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स का कंपैरिजन कैसे किया जाना चाहिए, यानी इनकम के आधार पर किया जाना चाहिए इकोनॉमिक्स के हिसाब से कहिए तो क्या इकोनॉमिक्स में अगर सिर्फ इनकम के आधार पर कंपैरिजन करने से डिफरेंट कंट्रीज का स्टेट्स का इकोनॉमिक कंडीशन पता चल जाता है? तो देखिए, एक इसमें प्रॉब्लम है कि इनकम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि डेवलपमेंट का एकमात्र मेजर, एकमात्र स्टैंडर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। एकमात्र स्टैंडर्ड आपको सिर्फ इनकम नहीं हो सकता है, और उसका कारण यह है कि इनकम के बाद कई और फैक्टर है। जैसे एक कंट्री का इनकम अधिक है लेकिन पॉपुलेशन काफी अधिक है, तो एक व्यक्ति के ऊपर यानी पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कंट्री का इनकम है और पॉपुलेशन काफी कम है, पर कैपिटा इनकम काफी अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ इनकम को आधार मान करके कंट्रीज का कंपेयर करना संभव नहीं है। तो कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज के लिए टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर। सिर्फ टोटल इनकम के आधार पर नहीं यह संभव है। अब जैसे एक एग्जांपल कि प्राचीन काल से ही कहा जाता है कि इंडिया इज रिच, भारत एक धनी देश है। भारत एक धनी देश है, यह बात आप हर जगह देखिएगा। आप कहीं नहीं देखे होंगे लिखा हुआ कि भारत एक गरीब देश है, लेकिन भारत के लोग गरीब हैं। पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर, लेकिन इंडिया इज पुअर, ये कहीं नहीं आप देखिएगा। क्योंकि इंडिया का जब टोटल इनकम आप निकालिएगा तो वो अब पहुंच जाता है वर्ल्ड में 5th पोजीशन पर। दुनिया में 5वां सबसे धनी देश भारत है। 5वां सबसे धनी देश, रिच कंट्री इंडिया है। और 5वां के बाद अभी जो न्यू स्टेटिस्टिक्स आ रहा है उसके मुताबिक अब दुनिया में इंडिया जो है 5वां के बजाय 4था पोजीशन को होल्ड करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि दुनिया का 4था सबसे धनी देश इंडिया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इतना जब इंडिया धनी है तो इसके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन, कंजम्पशन क्या उस लेवल का है? तो ये सबके ऊपर हम लोग को ख्याल करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। The countries have different populations. कंट्रीज के पास पॉपुलेशन अलग अलग होता है। अब जैसे चाइना को भी इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन के मामले में। पहले चाइना था दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री, और चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया, एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया, और नतीजा हुआ कि चाइना का पॉपुलेशन कम हो गया और इंडिया ने छूट दे दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना पैदा करना है पैदा करो। नतीजा हुआ कि इंडिया में पॉपुलेशन चाइना से भी अधिक हो गया है।
अब दोनों का अलग अलग अपना तर्क है। चाइना का अलग तर्क है, इंडिया का भी अलग तर्क है। अब इंडिया ही बड़ा ज्यादा आजकल दुनिया में चल रहा है। मतलब लोगों का कहना है कि कोई पैदा लेता है तो 2 हाथ और 2 पैर लेकर के पैदा लेता है, यानी पैदा लेता है तो वो कुछ ना कुछ अर्जित करेगा, बैठ करके नहीं खाएगा। अब एक छोटा सा आपको देहाती एग्जांपल देते हैं तो उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा ये बात। एक आदमी को देखे तो बेचारा बहुत गरीब था, जाड़ा के भीषण जाड़ा, जिसमें जनवरी का आपको एक्सट्रीम बाइटिंग कोल्ड रहता है, उस भीषण ठंड में वो आदमी को गंजी के बाद पहनने के लिए शर्ट नहीं रहता था, गंजी भी फटा हुआ, एक लुंगी फटा हुआ टाइप का पहनता था, इतना गरीब था। स्वेटर और चादर किसको कहा था वो तो खैर जानता ही नहीं था। उस आदमी को 8 बेटा हुआ, एक भी बेटी नहीं, 8 बेटा हुआ। 8 बेटा में से किसी को नहीं पढ़ाया, 8 बेटा पर जो है कुछ बड़ा हुआ और मजदूर बन गया। 8 बेटा जो है से धीरे धीरे चला गया, कोई दिल्ली, कोई बंबई, कोई हरियाणा, गुड़गांव, जहां तहां जाकर के कोई मजदूर के रूप में, कोई गार्ड के रूप में सब नौकरी करने लगा। और सब 8 बेटा जब जितना कमाया उतना में से कुछ पैसा में तो खा पी करके लिया, अब बाकी पैसा बाप को भेज दिया। अब जिस बाप को एक चादर खरीदने का कभी जिंदगी नहीं औकात हुआ, अब वो बाप को अब जो है ब्रेसलेट धोती पहन करके गांव में घूमता है और सेंट लगा करके जो है लुंगी के बजाय ब्रेसलेट धोती पहनता है। सब एक बढ़िया क्वालिटी का धोती का नाम है ये ब्रेसलेट, और सेंट लगा करके गंजी जो है काफी चमकीला पहनता है और एक बढ़िया सा साफ से सब लंबा सा गमछी रखता है, सेंट लगा करके और जाता है स्टेशन पर, पान खाता है, पान खा करके उसका बाप बाप घूमता है। कहने का मतलब है मेरा कि आदमी पैदा लेता है तो हाथ और पैर लेकर के पैदा लेता है, तो कुछ ना कुछ अर्जित करेगा, और अर्जित करेगा तो पैसा आएगा, और पैसा ये घर में आएगा तो पूरे समाज में आएगा, कंट्री में आएगा। इसी कारण से इंडिया ने कभी पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर कड़ाई से नहीं ध्यान दिया। पहले लोग सोचते थे कि कांग्रेस की सरकार है तो ये नहीं, निकम्मी सरकार नहीं ध्यान देती है, तो बीजेपी की सरकार आई तो लोग मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी साहब को कहा कि भाई आप पॉपुलेशन पर कंट्रोल कीजिए। खास करके उनको कहा गया कि आप तो भाई मुस्लिम के प्रति जो कड़ाई रखते हैं, सब मुस्लिम में बहुत पॉपुलेशन बढ़ रहा है, से कम कुछ उपाय अपनाइए कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए। लेकिन नहीं, इस सरकार ने भी पॉपुलेशन को कहा कि नहीं, जैसे जा रहा है जाने दो। और चाइना दूसरी तरफ जो 1 चाइल्ड पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, अब वहां क्या रिजल्ट निकल गया कि वहां का अधिकांश आदमी एजेड हो गया है। तो एजेड हो गया तो एजेड आदमी ज्यादातर पेंशन लेने वाला रहता है, ज्यादातर एजेड आदमी जो है पेंशन पर खाता है, वो खुद नहीं अर्जित करता है। तो पेंशन पर जीने वाला और खुद प्रोडक्शन करने वाला, दोनों में फर्क है ना। नतीजा हुआ कि चाइना को 1 चाइल्ड पॉलिसी से बैक होना पड़ा। अब चाइना में भी संतान उत्पन्न करने की छूट है। तो कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन किसी कंट्री का मायने रखता है। तो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। तो आर पीपल इन वन कंट्री बेटर देन ऑफ अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री, तो वी कंपेयर एवरेज इनकम। यानी वास्तविक फिगर क्या होगा, कंट्री का टोटल इनकम फिगर नहीं होगा, एवरेज इनकम फिगर होगा, यानी पर कैपिटा इनकम फिगर होगा। पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम, जरा पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन समझिए।
पर कैपिटा इनकम, तो द सम ऑफ, सम मतलब टोटल, द सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, the sum of goods and services produced in a country in a year is known as GDP. सबसे पहले जीडीपी को आप लोग क्लियर कर रहे हैं. जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो द सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country in a year is known as GDP. यानी एक साल में एक कंट्री में जितना गुड्स, सामान का प्रोडक्शन हुआ है, सामान चाहे एक टीन हो सकता है, एक सुई हो सकता है, सामान एक फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है, एक किताब हो सकता है. तो द सम यानी टोटल, द सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री in a year is known as the GDP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये जीडीपी का डेफिनेशन आपको अक्सर पूछता है एग्जामिनेशन में. जीडीपी का एक लाइन का ये डेफिनेशन पूछता है. इसका डेफिनेशन का एक और पॉइंट एक्सप्लेनेशन समझिए. इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी अभी जो आपको जीडीपी का डेफिनेशन हम बतलाए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, तो आपको बताया कि सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर, एक साल में जितना वस्तु का, जितना सेवाओं का, सेवा यानी सर्विस. सर्विस का मतलब हुआ एक झाड़ू लगाने वाला है वो भी सर्विस है, एक डॉक्टर है वो भी सर्विस कर रहा है, एक फाइटर एयरक्राफ्ट चला रहा है वो भी सर्विस कर रहा है. सर्विस सब प्रकार का होता है. नाली साफ कर रहा है वो भी सर्विस है. तो द सम ऑफ गुड्स, सामान जितना बना, चाहे गुड्स कुछ भी हो, एक रस्सी का निर्माण हुआ, एक पत्तल का निर्माण हुआ, या कोई फैक्ट्री में ट्रैक्टर का निर्माण हुआ, एरोप्लेन का निर्माण हुआ, कंप्यूटर का निर्माण हुआ, सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ, सब हुआ गुड्स. तो द सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन अ कंट्री इज नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सवाल उठता है कि टोटल सामान का और सर्विस का प्रोडक्शन कितना हुआ किसी कंट्री में, यह पता लगाना संभव है क्या? अरे कितना सुई का प्रोडक्शन हुआ, कितना लेमन जूस का प्रोडक्शन हुआ, कितना टॉफी का प्रोडक्शन हुआ, कितना दूध का प्रोडक्शन हुआ, कितना किताब का प्रोडक्शन हुआ, यह पता लगाना संभव है? नहीं. ये कैसे पता चलता है? तो इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी. इसका दूसरा पॉइंट हुआ, जीडीपी का दूसरा पॉइंट हुआ, इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी के टर्म्स में इसको निकाला जाता है. एक कंट्री में साल भर में कितना प्रोडक्शन हुआ, ये निकाला जाता है मनी के टर्म्स में. यानी जितना किताब का प्रोडक्शन हुआ उसका कितना कीमत हुआ, जितना जो है बैग का निर्माण हुआ, जितना मोबाइल का, सब का पैसा जोड़ लिया गया, और टोटल गुड्स का प्रोडक्शन कितना पैसा का हुआ, वो उतना प्रोडक्शन हुआ कंट्री का एक साल में. और प्लस सर्विसेज, सर्विस का मतलब हुआ कि जितना सर्विस चार्ज के रूप में लिया, जैसे एक स्वीपर काम का कितना लिया, तो एक डॉक्टर कितना लिया, एक टीचर कितना लिया, एक एडवोकेट कितना लिया, जितना टोटल सर्विसेज है, टेलीकॉम सर्विस हो, चाहे मेडिकल सर्विस हो, या टीचिंग का सर्विस हो, एडवोकेट का सर्विस हो, कुछ भी, तो द सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर इज नोन एज जीडीपी. और दूसरा पॉइंट हुआ इसका, दो पॉइंट में हुआ आंसर. दूसरा पॉइंट है इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो आप जीडीपी का स्टडी कर लिए. अब जरा जीएनपी का अध्ययन करिए. जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, जीएनपी का डेफिनेशन देखिए. The goods and services produced in a country in a year plus income coming from abroad is known as GNP, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. क्या बोले फिर से देखिए,
द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में। द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर प्लस, यानी जीडीपी हो गया, तो जीडीपी प्लस प्लस इनकम कमिंग फ्रॉम एब्रोड, यानी विदेशों से आने वाला इनकम इज नोन एज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको नेशनल इनकम के नाम से भी जान सकते हैं आप, नेशनल इनकम। फिर इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। एक मिनट, तो किसी कंट्री का इनकम का मतलब हो गया जीएनपी, नेशनल इनकम हो गया, समझे। जब नेशनल इनकम का चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके अंतर्गत जो देश में प्रोडक्शन हुआ गुड्स का, सर्विसेज का, प्लस इंडिया जैसे देशों का, या हर एक देश में थोड़ा ना, लेकिन इंडिया जैसे देशों का बहुत सारा आदमी अरेबियन कंट्री रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, कोई ब्रिटेन में रहता है, और उसका परिवार रहता है कहां, इंडिया में। तो वो वहां सब काम करता है, कुछ पैसा खर्च करके जीवन व्यतीत करता है, और पैसा देता है इंडिया को, देता है ना, तो देता है, तो वो पैसा तो इंडिया का हो गया। तो इसलिए जीडीपी प्लस इनकम कमिंग फ्रॉम एब्रोड, विदेश से, तो इतना टोटल को कहा जाता है जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है नेशनल इनकम। लेकिन आप कहिएगा कि आप तो स्टार्ट किए थे एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम के बारे में, तो आपको जीडीपी और जीएनपी का बतला दिए, तो अब आते हैं देखिए पर कैपिटा इनकम के बारे में। तो जीएनपी यानी नेशनल इनकम, अगर कोई किसी कंट्री का ज्यादा रहेगा तो वो धनी कहलाएगा, जिसे इंडिया का भी आपको बतला देते कि 5th पोजीशन पर था और 4th पर आ गया है न्यू स्टैटिस्टिक्स के अनुसार। जो न्यू स्टैटिस्टिक्स आया उसके अनुसार 4th पोजीशन पर आ रहा है इंडिया। अब कहिएगा कि जब इतना धनी है तो फिर इंडिया का आदमी कैसे हुआ कम या गरीब कैसे हुआ। तो अब आगे इसका असली जो है मापदंड, असली इसका स्टैंडर्ड जो है वो पर कैपिटा इनकम है, यानी एवरेज इनकम है। वो क्या है, तो पर कैपिटा इनकम का मतलब हुआ कि व्हेन द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन देन इट इज कॉल्ड जीडीपी, सॉरी इट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। वेरी गुड, समझे बात को। नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, व्हेन द जीएनपी यानी नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री देन इट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम के नाम से भी जाना जाता है। पर कैपिटा इनकम से असली फिगर पता चलता है कि कोई देश का आदमी कितना धनी है, कितना गरीब है। समझे बात को। जैसे इंडिया का भैया आपने स्टडी किया कि 5th पोजीशन और 4th पोजीशन कर रहा है पूरे दुनिया में, तो ये असली तस्वीर नहीं, असली तस्वीर पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि पॉपुलेशन काफी अधिक है। इतना ज्यादा लोग मिलकर के उतना पैसा कमा रहा है, और जब उसको सभी लोगों के ऊपर डिवाइड कीजिएगा तो कम पैसा हो जाएगा, यानी ये पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा, यानी एवरेज इनकम इसको भी कहा जाता है, एवरेज इनकम कम हो जाएगा। तो इस तरह से एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का असली तस्वीर पेश करता है, यह समझा जाता है। तो पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इसके आधार पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम के आधार पर संसार के देशों का एक क्लासिफिकेशन किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने किया है क्लासिफिकेशन, गौर से सुनिए। वर्ल्ड बैंक ने संसार भर के देशों का एक क्लासिफिकेशन किया है, रिच इनकम कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री और लोअर इनकम कंट्री। 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया है। मेनली आपको रिच और लोअर इनकम का ज्यादा लोग चर्चा करते हैं, मिडिल इनकम का कम चर्चा करते हैं। तो देखिए वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया उसके अनुसार क्या है कि कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम तो हो गया
12,736 12,736 पर एनम यूएस डॉलर। तो देखिए, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 12,736 यूएस डॉलर पर एनम एंड एबव इन 2013। ये 2013 का डेटा है। 2013 के डेटा के अनुसार दुनिया का जो कंट्री, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम 12,736 डॉलर या इससे ऊपर था, तो उसको रिच कंट्री के नाम से जाना गया। तो कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,736 पर एनम एंड एबव इन 2013 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। धनी कंट्रीज दुनिया का उसको कहा गया, डेवलप्ड कंट्री सब उसको कहा गया जिस कंट्री में एवरेज इनकम, जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम जो है 12,736 12,736 यूएस डॉलर या उससे अधिक था, वो रिच कंट्री कहलाया। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 10,045 और लेस, जिस कंट्री का एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम 1,045 यूएस डॉलर या इससे कम है, उसको कहा गया लो इनकम कंट्री, लो इनकम कंट्रीज। और जो बीच में आया यानी 1,045 यूएस डॉलर अमेरिकन डॉलर उससे ज्यादा जिसका हुआ और 12,736 अमेरिकन डॉलर से जिसका इनकम कम हुआ, उसको मिडिल इनकम कंट्रीज के नाम से जाना गया। फिर से समझिए कि वर्ल्ड बैंक ने संसार भर के देशों को इनकम के आधार पर 3 टाइप्स में, 3 कैटेगरीज में बांटा। हाई इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज। हाई इनकम कंट्रीज का क्राइटेरिया रखा कि 12,736 यूएस डॉलर या इससे अधिक जिस कंट्री का इनकम है, वो हाई इनकम कंट्रीज के अंतर्गत गिना गया साल भर में, जिसका एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम इतना होना चाहिए। अब जिसका 12,736 यूएस डॉलर से कम इनकम है लेकिन 1,045 या इससे ज्यादा है, ऐसे देशों को मिडिल इनकम कंट्रीज के नाम से जाना गया। और जिस कंट्रीज का 1,045 या इससे कम इनकम है, उसको लो इनकम कंट्रीज के नाम से जाना गया। अब सवाल उठता है कि हाई इनकम कंट्रीज में कौन कौन देश आते हैं? तो हाई इनकम कंट्रीज में सभी डेवलप्ड कंट्री आते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जो है इटली, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये सब हाई इनकम कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, आपको इराक, इस प्रकार का कतर, ये सभी जो है हाई इनकम कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री का है। वो बहुत छोटा कंट्री है, उसको कोई नहीं जानता है। ब्रुनेई, ब्रुनेई नाम का एक छोटा सा कंट्री है वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया में ब्रुनेई नाम का एक छोटा सा कंट्री है। सिर्फ तेल वहां निकलता है, ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उसके बदौलत उसका पर कैपिटा इनकम ये सबसे ज्यादा है और उसका करेंसी का वैल्यू भी सबसे ज्यादा है। तो ये सब डेवलप्ड कंट्री में, रिच कंट्री में गिना गया। इंडिया जो हमारा है वो लो इनकम कंट्रीज के अंतर्गत आता है। तो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2013 was just 1,570
डॉलर, अमेरिकन डॉलर पर ईयर। इंडिया का 2013 का जो स्टेटिस्टिक्स यहां है, 2013 का डेटा है, तो 2013 में जहां रिच कंट्री होने के लिए 12,736 अमेरिकन डॉलर होना चाहिए पर कैपिटा इनकम, इंडिया का 2013 में पर कैपिटा इनकम था 1,570 अमेरिकन डॉलर। और इस तरह से इंडिया लो इनकम कंट्रीज के अंतर्गत आता है। अब एक मिनट, बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं इनकम का और वेल्थ का, लेकिन हम लोग को अब यहां पर थोड़ा सा यह भी जिक्र करना है कि क्या इनकम जहां ज्यादा है, जहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो क्या वहां पर लोग खुशहाल हैं? तो खुशहाली का कुछ पैमाना होता है, खुशहाली का कुछ पैमाना है। खुशहाली यानी हैप्पीनेस, वेल बीइंग ऑफ पीपल, इसके अंतर्गत होना चाहिए कि लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट करने के लिए, अपने नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए, क्वालिटेटिव लाइफ को व्यतीत करने के लिए कितना खर्च कर रहे हैं। जैसे एक मिनट, एक आदमी के यहां हम गांव में गए तो बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे, आपको इसमें कोई डाउट नहीं। अपने बेचारे वो सब दिन फटा चिटा हुआ गुदड़ी पहन करके रहते हैं, गंदा संदा फटा हुआ चिटा हुआ कपड़ा, और उस फटा चिटा हुआ कपड़ा में करोड़ों रुपया लपेट करके चले जाते हैं और जमीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो इनकम के हिसाब से तो वो बहुत अच्छा है, इनकम के हिसाब से तो कोई कमी नहीं उस आदमी में, और उस आदमी से मेरा रिलेशनशिप है, उस आदमी के यहां तो रिलेशनशिप होने के चलते, मतलब मेरे सिस्टर की शादी उनके यहां है, तो इस कारण से एक बार हम गए उनके यहां। तो गए तो मान लीजिए कि हम लोग तो कम ही जाते हैं देहात वगैरह, तो गए तो अब देखिए क्या ट्रीटमेंट हुआ उसके आधार पर आपको बतलाते हैं। तो गांव वगैरह में है ना कि आप बाहर से जाइएगा तो आपको अपने जितना नहीं खाएगा उससे ज्यादा आपको खिलाएगा, ये कल्चर रहता है गांव में। तो हमको क्या खिलाए इससे पता चलता है कि उन लोग का अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हमको भात दिए और पानी जैसा बिल्कुल दाल था, दाल का तो कहीं कोई पता ही नहीं, खाली पानी जैसा था, खाली दाल का उसमें लग रहा था कि जैसे रंग वंग सब दिखाई दे रहा था, और आलू का चोखा ये दिए खाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि इनकम है वहां, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो करोड़ रुपया अपना फला जीरा हुआ कपड़ा में समेट करके लेके चले जाते हैं जमीन खरीदने के लिए, रजिस्ट्री कराने के लिए, लेकिन उस करोड़ रुपए का इस्तेमाल वो फैमिली हैप्पीनेस के लिए, फैमिली वेलबींग के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ कैपिटल बना रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण से इनकम होना अलग बात है, और इनकम का ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए यूटिलाइज होना अलग मैटर है, ह्यूमन वेलबींग के लिए यूटिलाइज होना अलग मैटर है। जरा सा आप कहिए कि आपको गांव का एग्जांपल दे दिए, से कुछ स्टैटिस्टिक्स बतलाइए कंट्री का। तो देखिए 2013-14 का एक डेटा है, महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम आपको था कि रुपीज में 1,17,091 रुपया एक साल में, ठीक है। तो अब केरला में देखिए, केरला में 1,03,820 रुपया, और बिहार में आइए तो बिहार का साल भर में पर कैपिटा इनकम था, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 31,199 रुपया। ये 2013 का डेटा है। तो बिहार में काफी कम हुआ इनकम,
और सबसे ज्यादा इनकम हुआ महाराष्ट्र का, और उसके बाद हुआ केरला का। अब आइए अदर जो क्राइटेरिया है, अभी आपको ह्यूमन हैप्पीनेस, क्वालिटेटिव लाइफ, वेल बीइंग ऑफ पीपल की बात कर रहे थे, तो उसके अंतर्गत एक क्राइटेरिया है, वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मतलब बच्चा, मोर्टेलिटी उसका मरने का जो है डेटा। 1000 बच्चा जब पैदा लेता है, 1000 बच्चा जब पैदा लेता है, जिंदा बच्चा जब पैदा लेता है, तो साल भर में 2013 का ये डेटा है, तो 2013 में 1000 बच्चा जो जिंदा पैदा लिया, उसमें साल में कितना बच्चा मर गया? इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो जिंदा पैदा लिया, साल भर में कितना बच्चा मर गया? 1 मिनट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसको कहा गया। तो ये रेट ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कम है। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम रहेगा तो इसका मतलब है कि मेडिकल फैसिलिटी, समझ रहे बात को ना? तब देखिए महाराष्ट्र जिसका आपको पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ज्यादा था, उसका देखिए, तो महाराष्ट्र में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको 2013 के डेटा के अनुसार 24 है, लेकिन केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 12 है, 12। तो केरला से ज्यादा पर कैपिटा इनकम के आधार पर था किसका इनकम? महाराष्ट्र का। लेकिन आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में महाराष्ट्र का ज्यादा है। IMR जो है महाराष्ट्र का ज्यादा है, इसका मतलब है कि वेल्थ है महाराष्ट्र में, लेकिन वेल्थ का ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए, लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पूरा सही खर्च नहीं किया गया, तब तो ज्यादा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब बिहार में आइए, बिहार में 42 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी एक साल में 1000 बच्चा जब 2013 में पैदा लेता था, तो उसमें से 42 बच्चा मर जाता था बिहार में। तो बिहार में तो इनकम भी कम है, तो हो सकता है कि आप कहिएगा गरीबी के चलते या मेडिकल फैसिलिटी के चलते मर जाता होगा, तो ठीक है। तो इनकम के आधार पर बिहार का जो है कम है, और उसके आधार पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। लेकिन केरला का सबसे कम है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला का सबसे कम होने का मतलब है कि केरला ने सबसे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी क्रिएट किया, डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, मेडिसिन का ज्यादा फैसिलिटी दिया केरला ने, जिसके चलते वहां लोगों का ट्रीटमेंट प्रॉपर रूप से हो जाता है। और महाराष्ट्र में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने, पर कैपिटा इनकम अधिक होने के बावजूद नहीं हो सका उतना फैसिलिटी, तब जो है महाराष्ट्र में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला से ज्यादा है। अब एक और क्राइटेरिया है डेवलपमेंट का, इनकम के अतिरिक्त। हम लोग बार बार अध्ययन कर रहे हैं कि इनकम इज इंपॉर्टेंट, इनकम इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन हम लोग यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इनकम इज नॉट ओनली वन थिंग। रुपया बहुत बड़ा चीज है, रुपया सब कुछ है। जो कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो सही है, लेकिन उसके बाद भी रुपया के अलावा भी रुपया का कैसे उपयोग होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए एक और क्राइटेरिया है, वो है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट ये मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड एबव एज ग्रुप। 7 या उससे अधिक उम्र के लोगों में कितना % लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। तब जरा सा गौर कीजिए लिटरेसी रेट के हिसाब से, एक मिनट। तो जहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वहां पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे होना चाहिए, हैं? तो महाराष्ट्र में 2011 का यह डेटा है, तो महाराष्ट्र में लिटरेसी रेट 2011 में 82% है, 82%।
पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा था, लेकिन लिटरेसी रेट 82% है। अब केरला, पर कैपिटा इनकम में महाराष्ट्र से कम था, लेकिन केरला में लिटरेसी रेट 94% है। इसका मतलब है कि केरला के लोगों ने मनी का उपयोग स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए किया, लोगों को एजुकेट करने के लिए किया, ह्यूमन क्वालिटीज को इंप्रूव करने के लिए किया, इनहेंस करने के लिए किया। समझे बात को? क्योंकि रुपया पैसा का दो उपयोग है। रुपया पैसा से या तो आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, जमीन कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, लेकिन दूसरा यूज जो है रुपया पैसा का, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुपया पैसा से आप अपने लोगों को पढ़ा लिखा सकते हैं, उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये दूसरा जो तरीका है मनी के इन्वेस्टमेंट का, मनी को खर्च करने का, ये ज्यादा कारगर साबित होता है। समझे बात को? ये ज्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि एक आदमी जब पढ़ लिख जाएगा तो वो क्वालिटेटिव हो जाएगा, उसके अर्निंग का कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, पढ़ा लिखा आदमी। लेकिन एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या करेगा? ईंटा ढोएगा, ठेला चलाएगा, रिक्शा चलाएगा, मिट्टी ढोएगा, सब्जी बेचेगा, मछली बेचेगा। लेकिन एक आदमी पढ़ लिख गया, वो फाइटर एयरक्राफ्ट चलाएगा, वो प्रोग्रामर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव करने में होता है, अगर मनी का इस्तेमाल प्रॉपर एजुकेशन देने में होता है, अगर मनी का इस्तेमाल ट्रेनिंग फैसिलिटी देने में होता है, तो इससे ह्यूमन की क्वालिटी इंक्रीज कर जाती है। तो देखिए केरला में लिटरेसी रेट 2011 के स्टेटिस्टिक्स के अनुसार 94% है। इसका मतलब है कि केरला ने मनी का ज्यादा इस्तेमाल किया पढ़ाने जाने के ऊपर, स्कूल के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। और लिटरेसी रेट में बिहार का नंबर है, तो वो है 2011 के डेटा के अनुसार 62%। 62%। तो बिहार का पर कैपिटा इनकम भी कम था, लिटरेसी रेट भी कम ही है। यानी बिहार ने बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दिया लोगों को पढ़ाने लिखाने के ऊपर, जिसके चलते ओनली 62% तक है। तो अब इसके बाद एक और क्राइटेरिया है ह्यूमन हैप्पीनेस का। आप अभी बार बार ये स्टडी कर रहे हैं कि इनकम जरूरी है, लेकिन इनकम इज नॉट ओनली वन कंपल्सरी थिंग। इनकम के अलावा बहुत चीज आवश्यक है। और एक और उसका क्राइटेरिया है, वो है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो बतलाता है कि चिल्ड्रेन जो है ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स, तो वह स्कूल में कितना अटेंड कर रहे हैं। 14 या 15 ईयर्स तक के बच्चे कितना परसेंट स्कूल जाते हैं। एक मिनट, जो स्कूल जाएगा तो वो पढ़ लिख जाएगा, मानते हैं ना? थोड़ा कम भी पढ़ेगा या थोड़ा ज्यादा पढ़ेगा, लेकिन पढ़ लिख जाएगा। जो पढ़ लिख जाएगा उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, उसका इनकम बढ़ जाएगा, उसका फैमिली हैप्पीनेस बढ़ जाएगा। और जो नहीं पढ़े लिखेगा तो वो क्या होगा? मजदूर बन जाएगा। वो मान लिया कि ईंटा ढोएगा, रिक्शा चलाएगा, वो बकरी चलाएगा, यही सब करेगा। लेकिन जो पढ़ लिख जाएगा तो उसका तो कोई लिमिटेशन नहीं है। आज अभी आपको फेसबुक पर एक तो मेरी स्टूडेंट जो है कुछ मेरे को विश की, गुड मॉर्निंग, हाय हुई सब, मतलब तब देखे उसके बगल में जो है बहुत बड़ा पानी का जहाज का मतलब ये था। तो पानी का जहाज इतना बड़ा देख करके हम सरप्राइज हुए। ज्यादा बजे फतवा में अभी उसको पढ़ाए थे, साधारण तेज लड़की थी, साधारण तेज, फतवा में उसको पढ़ाए थे। तो
हम देखे उतना वो जहाज, हमको लगा कि कहां समुद्र में जहाज सब क्या कर रही है, कहां ही है। हम उसको लिखे उसके रिप्लाई में, उधर से जो ऑफिस की तो लिखे रिप्लाई में किसे कहा तुम इस समय हो, योग्यता नाम उसका, योग्यता रानी, हमके कहा तुम हो योग्यता से, हमको व्हाट्सएप पर या फोन पर करके बतलाओ। हम अपना नंबर लिख दिए, कैसी हो, हाउ आर यू। तब बतलाई कि हम इंजीनियर हैं मरीन, मतलब जो है शिपिंग के, वो प्राइवेट जो शिप चलता है ना पानी का, एक देश से दूसरे देश व्यापार करने के लिए जाता है, उसमें 4th इंजीनियर बोली कि हम है। और वही पानी के जहाज से उसका एक देश से दूसरा देश में घूमती है माल लेकर के। तो इसीलिए जहाज का पिक्चर था उसके साथ। कहने का मतलब है कि आज वो पढ़ाई लिखाई की, तो मरीन इंजीनियरिंग में जानते हैं ना कि तनख्वाह मिलता है 3-3 लाख 5-5 लाख रुपया महीना, 5-5 लाख रुपया महीना मिलता है मरीन इंजीनियरिंग में। उसका योग्यता जिसका चर्चा कर रहे हैं उसका इसी टाइप पे कुछ तनख्वाह होगा। तो पढ़ लिखने का परिणाम हुआ। तो इनकम इंपॉर्टेंट सिर्फ नहीं है, इनकम का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो, तो नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। तो टोटल जो स्टूडेंट 14 से 15 इयर्स ऑफ एज का जितना स्कूल जा रहा है, उसमें से कितना स्कूल में जा रहा है और कितना नहीं जा रहा है। तो देखिए जहां पर एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा वहां पर ज्यादा बच्चा जाना चाहिए स्कूल में। तो गौर कीजिए महाराष्ट्र में जो है ये 2009 और 10 का स्टेटिस्टिक्स है, 2009-10 का ये स्टेटिस्टिक्स है। तो महाराष्ट्र में 100 बच्चा जो 14-15 वर्ष का था उसमें से 64 जाता था स्कूल। महाराष्ट्र में 100 बच्चा 14 या 15 वर्ष का एज का अगर 100 बच्चा है उसमें से 64 स्कूल जा रहा था। यानी 64 के बाद कितना हुआ, 36 हुआ। तो 36 स्कूल नहीं जा रहा था, अब्सेंट था स्कूल से। नेक्स्ट, केरला में 100 में से 78 स्कूल जा रहा था, 78 यानी ज्यादा स्टूडेंट जा रहा था। तो केरला में नहीं कितना गया स्टूडेंट स्कूल, तो 2 प्लस यानी 22, ओनली 14 से 15 वर्ष के एज का मात्र 22 जो है परसेंट स्टूडेंट स्कूल नहीं जाता था। अब बिहार में आइए, तो बिहार में चूंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम है, एजुकेशनल डेवलपमेंट भी कंपैरेटिवली कम है, तो बिहार में कितना है, तो बिहार में 2009 और 10 के डेटा के हिसाब से 100 बच्चा अगर 14-15 वर्ष का है तो उसमें से मात्र 35 स्कूल जा रहा था, मात्र 35 जा रहा था। इसका मतलब है कि 65 जो है नहीं जा रहा था, 65 स्टूडेंट्स अब्सेंट था स्कूल से। तो जो अब्सेंट है तो उसके पढ़ने लिखने का चांस तो है नहीं, वो तो अनपढ़ हो जाएगा। तो इस तरह से इनकम इज इंपॉर्टेंट, लेकिन इनकम इज नॉट ओनली वन इंपॉर्टेंट थिंग, मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम। तो मनी, वी आर अगेन एंड अगेन emphasizing on this thing that money is very important because money fulfills our necessities, money improves our lifestyle, money increases human happiness। लेकिन मनी के द्वारा हर एक चीज नहीं हो सकता है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि मनी की सहायता से हम लोग फ्रेंडशिप नहीं खरीद सकते हैं, मनी की सहायता से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हैं, मनी की सहायता से अनएडल्ट्रेटेड मिल्क यानी दूध तो खरीद सकते हैं मनी की सहायता से, लेकिन उस दूध में पानी नहीं मिला होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।
मनी की सहायता से मेडिसिन तो खरीद सकते हैं, लेकिन वो मेडिसिन अनएडल्टरेटेड होगा, मिलावट नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज ऑल दीज थिंग्स, तो मनी may also not be able to protect you from infectious diseases. मनी इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता है। एक मिनट, कोरोना की बीमारी आई, कोरोना की बीमारी आई तो क्या जिन लोगों के पास पैसा था वो कोरोना से पीड़ित हुए बिना रह गए? नहीं, बल्कि कोरोना तो उल्टा किया। कोरोना दुनिया में क्या पहला ऐसा बीमारी हुआ जो जिसके पास पैसा था उसी को हुआ, और गरीब जो था उसको या तो नहीं हुआ या हुआ भी तो तुरंत ठीक हो गया, और जिसके पास पैसा था उसको तो कितना को पहुंचा दिया स्वर्ग कोरोना। ये दुनिया का पहला ऐसा बीमारी, ये दुनिया का पहला ऐसा बीमारी था जो पैसे वाले को खाली पकड़ता था। तो कहता है कि मनी की सहायता से आप इन्फेक्शन से नहीं बच सकते हैं। तो अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स, इन्फेक्शन से बचना है तो पूरे आपके कम्युनिटी में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने अकेले बचाव कर लीजिएगा। मनी की सहायता से आप अपना घर बहुत अच्छा बना लीजिएगा, लेकिन आपके आस पड़ोस में झोपड़पट्टी रहेगा। अगर आपके आस पड़ोस में गंदगी रहेगी तो उस गंदगी का बैड इफेक्ट, उस गंदगी का बैड इफेक्ट जरूर आएगा आपके घर में भी। तो एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। तो सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन। तो व्हाट इफ नो अदर देन यू, यानी मनी के की सहायता से सभी चीज हो सकता है, लेकिन हर एक चीज मनी की सहायता से संभव नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू रीड इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। मनी का ह्यूमन हैप्पीनेस को इनहैंस करने में कितना कंट्रीब्यूशन है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स बतलाता है। यानी मनी अगर अधिक है या सफिशिएंट है तो ये क्वांटिटेटिव एटीट्यूड है। क्वांटिटेटिव ये सिर्फ इनकम को बतलाता है, लेकिन इनकम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। इनकम के प्रॉपर यूटिलाइजेशन से ह्यूमन हैप्पीनेस इंक्रीज होता है, ह्यूमन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनहेंस होता है, ह्यूमन नेसेसिटी फुलफिल होती है और उससे ह्यूमन का वेलबींग होता है। तो लोगों का मनी की सहायता से कितना वेलबींग हो रहा है, ह्यूमन हैप्पीनेस में कितना इंक्रीज हो रहा है, ये स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कराता है। तो HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट को के मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड है, उसको HDI कहा जाता है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कह सकते हैं। तो वंस इट इज ऑल रियलाइज्ड दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट, येट इट इज एन एडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, वी बिगिन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरियन। तो मनी का ह्यूमन हैप्पीनेस को इनहांस करने में कितना उपयोग हो रहा है, यह पता चलता है
ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स से। देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरियन बट देन इट वुड नॉट बी सो यूजफुल। तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट का अगर स्टडी करना है तो इसका कई क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य रूप से जो है स्टडी करने के लिए इन 3 चीजों के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। पहला है कि लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स, यानी एवरेज लाइफ। अगर इनकम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी होगी, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बनेगा, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर और कंपाउंडर रहेगा, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी होगी तो लोगों का डेथ कम होगा, लोगों का डेथ रेट कम होगा, लोगों का बर्थ रेट भी कम हो जाएगा। मोर मेडिकल फैसिलिटी के होने से बर्थ रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादा बच्चा पैदा लोग क्यों करते हैं? मेडिकल इनसिक्योरिटी के चलते। मेडिकल इनसिक्योरिटी के चलते लोग ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहते हैं। जिनको डर रहता है कि अगर एक बेटा हुआ और वो कहीं कुछ कारण से मर गया तो फिर क्या होगा, हमारे खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए लोग चाहते हैं कि सुरक्षा के लिए एक बेटा नहीं, एक और पैदा कर लो, 2 बेटा पैदा कर लो। तो कहने का मतलब है कि मेडिकल इनसिक्योरिटी का रिजल्ट है मोर पॉपुलेशन, मोर बर्थ रेट। तो अगर इनकम का सही यूटिलाइजेशन होगा तो इससे डेथ रेट कम होगा, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ेगी, एवरेज लाइफ लोगों का बढ़ेगा और बर्थ रेट भी कम होगा। तो यानी हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करने से क्या होगा कि लोगों का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। एक मिनट, एक हेल्दी आदमी जो है वो कोई भी काम करेगा तो वो ज्यादा करेगा। एक जो पेशेंट है, डिजीज है, रोगों से ग्रसित आदमी है, वो आदमी कोई काम करेगा तो वो या तो नहीं सही से काम करेगा, मिरमिरा करके काम करेगा, टिमटिमा करके करेगा, और नहीं तो फिर डेली काम नहीं कर पाएगा, कुछ दिन एब्सेंट रहेगा, कुछ दिन करेगा तो कुछ दिन एब्सेंट हो जाएगा। क्या समझ रहे? एक हेल्दी आदमी डेली अपना फुल एनर्जी, अपना फुल ताकत के साथ काम करेगा तो एक हेल्दी आदमी का प्रोडक्शन कैपेसिटी, मनी जनरेशन कैपेसिटी अधिक होगा। और एक डिजीज पर्सन, एक पेशेंट, एक अनहेल्दी पर्सन का अर्निंग कैपेसिटी कम होगा। तो इस तरह से हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करना ये कंपलसरी है आपको मनी का उपयोग करके। तो ह्यूमन हैप्पीनेस यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हेल्थ फैसिलिटीज का को इंप्रूव करना आवश्यक है। दूसरा इंडिकेटर है एजुकेशन। तो पहला जो बताया कि एचडीआई का पहला क्राइटेरिया है लॉन्गेविटी यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स, यानी एवरेज लाइफ। तो उसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज का इंप्रूवमेंट का आवश्यकता है। दूसरा है एजुकेशन। अगर मनी का इस्तेमाल एजुकेशन फैसिलिटीज देने के लिए किया जाएगा तो एजुकेशन प्राप्त करने से ट्रेनिंग फैसिलिटी लोगों को अगर मिल जाएगी तो इससे क्या होगा, लोगों का क्वालिटी बढ़ जाएगा, लोग क्वालिटेटिव हो जाएंगे, उनका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा ना। एक पढ़ा लिखा आदमी का इनकम ज्यादा होगा, एक अनपढ़ इनका इनकम काफी कम होता है। एक आदमी जब पढ़ जाएगा तो उसके कमाने की कोई सीमा नहीं रहेगी। अभी आपको योग्यता रानी का एग्जाम्पल दे रहे थे, वो 5 लाख रुपया एक महीना में अर्न करती है, इंजीनियर है जहाज पर। लेकिन जो लड़की नहीं पढ़ी होगी उसी के क्लास में वो हाउस वाइफ बन गई होगी, वो भात रोटी बना रही होगी घर में, उसका अर्निंग कैपेसिटी लगभग 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन फैसिलिटीज जरूरी है। तो अब इसके बाद
जो है तीसरा इसका क्राइटेरिया है ह्यूमन हैप्पीनेस का, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का। इसका है तीसरा क्राइटेरिया पीपीपी, ट्रिपल पी, पीपीपी, पीपल परचेजिंग पावर। पीपल परचेजिंग पावर, लोगों की क्रय शक्ति। पीपल परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर इट इज कैलकुलेटेड। यानी अगर लोगों के पास मनी है और उस मनी का इस्तेमाल लोग अपने नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इनहैंस करने के लिए, अपने लाइफ को मोर एंड मोर हैप्पी बनाने के लिए, प्रोस्पेरस बनाने के लिए अगर कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट का कार्य होगा और ह्यूमन डेवलपमेंट इससे बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी इन यूएस डॉलर, ये टोटल आदमी का परचेजिंग पावर को इंडिकेट करता है। अगर मनी किसी के पास है तो उस मनी का इस्तेमाल जितना भी काम है, कपड़ा पहनना है तो कपड़ा का कंजम्पशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर का जरूरत है तो वो खरीदने में होना चाहिए, चश्मा का जरूरत है तो वो खरीदने में होना चाहिए, स्टील का जरूरत है तो स्टील खरीदने में होना चाहिए। तो अगर अपना नेसेसिटीज को पूरा फुलफिल किया जाएगा तब तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तब तो क्वालिटेटिव लाइफ डेवलप होगा, ह्यूमन हैप्पीनेस इंक्रीज होगा। तो इस तरह से परचेजिंग पावर पैरिटी अगर अधिक होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट अधिक होगा। अब मान लीजिए कि अगर इनकम है, ऐसा आप लोगों के पास समाज में भी दिखाई पड़ता होगा कि लोगों का इनकम है, लेकिन उस इनकम का प्रयोग न तो एजुकेशन के लिए किया जाता है न मेडिकल फैसिलिटीज के लिए किया जाता है, तो फिर वो इनकम से ह्यूमन हैप्पीनेस में इंक्रीज होगा। कदम कुआं में रहते थे तो वहां एक व्यक्ति थे, उनका 5 मंजिला मकान था और उनके पास काफी रेंट से किराया आता था, काफी पैसा इनकम था। उनकी मात्र 3 बेटियां थी, लेकिन तीनों बेटी में से किसी को नहीं पढ़ाए। तीनों बेटी सरकारी स्कूल में जाती थी, क्योंकि सरकारी स्कूल में फीस नहीं लगता है, तो सरकारी स्कूल में तीनों बेटी जाती थी। तीनों कुछ नहीं पढ़ी, ऐसे ही आम इमली कुछ फॉर्म ना पढ़ी जो सरकारी स्कूल में जनरली होता है। तो सिर्फ तीनों बेटी नहीं पढ़ सकी, पैसा उनके पास काफी इनकम था और उस इनकम का वो क्या इस्तेमाल करते थे, तो डेली 6 बजता था शाम, तो घर के बाहर 2 ठो चौकी लगा हुआ रहता था। उस पर 8 को 10 ठो आदमी आते थे और वहां मुर्गा बनता था और दारू का बोतल रहता था। और वो 10 से 11 बजे रात तक सब लोग जितना आते थे, उनके दोस्त लोग, सब लोग दारू पीते थे, मुर्गा खाते थे, दारू पीते थे, मुर्गा खाते थे। ये सिलसिला 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक चलता था। उसके बाद सब जाकर के सो जाते थे। पैसा का वो ये इस्तेमाल करते थे, समझे बात को। लेकिन ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए वो इस्तेमाल नहीं किए। वो कभी एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए अपने बच्चों को नहीं पैसा खर्च किए, जिसका नतीजा हुआ कि आज उनका कोई बच्चा पढ़ लिख नहीं सका, जो फ्यूचर किसी का नहीं बन सका। अब एक और फैक्टर हम लोग को यहां पर यह स्टडी करना है, जो कि आज का ये लास्ट टॉपिक है, कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि लगातार हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि डेवलपमेंट इज कंपल्सरी। हम लोग ये भी जिक्र कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनरेशन ऑफ मनी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन हम लोग जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक बात पर गौर करने की आवश्यकता है, जिसको लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, वो है पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट को सेफ रखने की। यानी डेवलपमेंट तो जरूरी है लोगों की नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहांस करने के लिए, लेकिन डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस इन सच अ वे दैट
इन्वायरमेंट शुड नॉट बी डिग्रेडेड। क्या समझे? इन्वायरमेंट शुड नॉट बी डिग्रेडेड, यानी पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, पर्यावरण में पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर आपने फैक्ट्री लगाया, अगर आपने माइनिंग किया और पूरा पॉल्यूशन फैल गया, तो वो पॉल्यूशन के बाद पैसा वो रह करके क्या काम करेगा? उस पॉल्यूशन के पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में आदमी के पैसा से क्या फायदा होगा? तो इस तरह से डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, लेकिन डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस इन सच अ वे दैट एनवायरनमेंट शुड नॉट बी डिग्रेडेड, यानी एनवायरनमेंट पॉल्यूशन नहीं फैलना चाहिए, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। साथ ही साथ डेवलपमेंट के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है और वो है रिसोर्सेज। जैसे मान लिया कि आयरन एंड स्टील का फैक्ट्री है, तो उसमें आयरन ओर का जरूरत है ना आपको। इसी प्रकार से मान लिया कि थर्मल पावर है, तो उसमें कोयला का जरूरत है ना रॉ मटेरियल के रूप में। तो डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की आवश्यकता तो है, लेकिन इसमें रिसोर्सेज का यूज होता है, रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज का अगर अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो इससे होगा कि रिसोर्सेज की बर्बादी होगी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा रिसोर्सेज का। और रिसोर्सेज का अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो रिसोर्सेज की एक तो बर्बादी होगी, दूसरा कि आज की हमारी नेसेसिटीज को फुलफिल हो जाएगी, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नेसेसिटीज अंधकार में हो जाएगी, फ्यूचर जनरेशन की नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो पाएगी। और इसलिए डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट इन्वायरमेंट शुड नॉट बी कंप्रोमाइज्ड, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन शुड नॉट टेक प्लेस। प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज कंपल्सरी एंड रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन सच अ वे, फिर से सुनिए, resources must be utilized in such a way that our present necessities should be fulfilled, but some resources should be left to satisfy our necessities of future generations. हमारी फ्यूचर जनरेशन की नेसेसिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए भी कुछ रिसोर्सेज बचना चाहिए, रहना चाहिए। इस प्रकार से रिसोर्सेज का उपयोग हम लोग को करना चाहिए। इस प्रकार के डेवलपमेंट के एटीट्यूड को, डेवलपमेंट के इस प्रकार के अप्रोच को क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है, अक्सर पूछता है एग्जामिनेशन में, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट या व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलप, कुछ भी इस टाइप का बराबर पूछता है एग्जामिनेशन में। फिर से देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2-3 फैक्टर है। पहला कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, लेकिन इन्वायरमेंट शुड बी प्रिजर्व्ड। इन्वायरमेंट के कॉस्ट पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट शुड नॉट टेक प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का प्रिजर्वेशन कंपल्सरी है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा कि डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का यूज तो जरूरी है, लेकिन सम रिसोर्सेज शुड बी लेफ्ट, कुछ रिसोर्सेज बचा करके रखने की आवश्यकता है, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन की नेसेसिटीज को फुलफिल किया जा सके। इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट में इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है, अंधाधुंध डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। गांधी जी ने भी कहा था कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल बट नॉट टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ पीपल। लोगों की आवश्यकता पूरा करने के लिए देश के पास बहुत कुछ है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए नहीं, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। आप लोगों को जिसको ये एनालिसिस पसंद आता है वो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।